बोर्ड की जमीन को भाजपा हड़पना चाहती है, अपने चहेतों में बंदरबाट करना चाहती है, मनमाने तरीके से उसको अपने लोगों को देने की नीयत रखती है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। वक्फ बिल पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। इसी बीच कल लोकसभा में संशोधन बिल पेश किया जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण तिवारी हैं। आप कंसल्टिंग एडिटर हैं भारत एक्सप्रेस में। सर, कल जो है क्या उलझने आएंगी? बीजेपी के लिए सहयोगी दल जो हैं इनके, वही तो कोई झटका नहीं दे देंगे? अग्नि परीक्षा जैसे कहा जा रहा है, बीजेपी की अग्नि परीक्षा निश्चित तौर पर है। हालांकि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। अभी मेरी बीजेपी नेताओं से बातचीत भी हुई, उनके जो प्रवक्ता हैं उनसे भी बातचीत हुई और इस बातचीत में उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस दिखाया। वो कह रहे 293-94 कोई बात नहीं है। हालांकि देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपने जो शुरुआत में कही कि कहीं जेडीयू झटका तो नहीं दे देगी। जिस तरह के बयान जेडीयू नेताओं के आए उनमें हम अपने पत्ते वहीं खोलेंगे, हम अपनी बात वहीं रखेंगे। सबसे गौर करने वाला बयान किसका आ रहा है? अज़दुद्दीन ओवैसी का। अज़दुद्दीन ओवैसी 4 नाम बार बार, आप कोई सी भी बाइट अभी हाल के 3-4 दिनों की उठा के लिए 4 नामों का जिक्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू। ये 4 चाहें तो नहीं आएगा, ये 4 चाहे हर जगह पर देखिएगा आप, चाहे वो अलग से किसी से बात करते हैं, पत्रकार से, कोई सभा में होते, 4 नामों का जिक्र करते हैं। क्यों कर रहे हैं बार बार? ये 4 बड़े प्लेयर हैं जो इस समय की वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े सपोर्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी बेशक पूर्ण बहुमत से थोड़ा अपने बूते पर चूक गई, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी स्थिति में भी नहीं है कि कोई दल उनको दबाव में लेकर आ जाए। चलना सबको उनके पीछे पीछे ही है। नीतीश कुमार जी को लेकर एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि कुछ तो है। मैं नहीं कह सकता कि उनकी अवस्था इस वक्त क्या है, वो कैसे विचार कर रहे हैं, एजिंग का कोई फैक्टर है, कोई परेशानी, कोई बीमारी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाल की कई घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद में ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। वो कितना अपना डिसीजन लेंगे? हालांकि ललन सिंह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में रहे हैं, साथ में खड़े रहे हैं, उससे ये लगता है कि जनता दल यूनाइटेड या तो इसमें हिस्सा ही नहीं लेगी, एक वॉकआउट भी किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये मान लीजिए ये सब वॉकआउट कर जाएं जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्योंकि विरोध में भी आप ये ध्यान रखिए, किसी भी बिल के आने और ना आने में, जैसे समर्थन में इतने हैं तो विरोध में भी कितने हैं, क्या विरोध में उससे ज़्यादा हैं कि नहीं हैं, तो विरोध की स्थिति भी कमज़ोर पड़ जाएगी। यानी ना ये पक्ष में है तो ये विरोध में भी नहीं रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखिए। हाँ, ये पक्ष में हो सकते हैं, इसके बहुत चांसेस हैं, ऐसा बीजेपी चाहेगी। क्योंकि सदन में जब भी किसी बिल के ऊपर कोई मतदान होता है तो ये इसीलिए बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये साबित करना है कि सरकार का संख्या बल क्या है। ये जैसे विश्वास मत होता है, इसी तरह कोई बिल का आना होता है तो उसमें पता लगता है कि सरकार के ऊपर कितनी निष्ठा जो है वो अपने सहयोगी दलों की बनी हुई है। सहयोगी दल साथ में हैं तो एक इज्जत भी रहती है, आप ये बता पाते हैं कि देखो हम पूर्ण बहुमत के साथ। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इस चीज़ तक सीमित नहीं है कि उनके सहयोगी दल वॉकआउट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। बीजेपी के नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि हमें पूरा विश्वास है कि कई अन्य नेता, कई अन्य सांसद हमारा समर्थन करेंगे। अब वो कौन है ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जाता, तो उनका तो ऐसा मानना है कि हमारा 290 छोड़िए 300 के आसपास तक आंकड़ा आ जाएगा इसके समर्थन में। हालांकि उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि कल 8 घंटे की चर्चा रखी गई है। 8 घंटे चर्चा का समय देना और ये कहना कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें समय को बढ़ा दिया जाए तो समय को बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव रखना, ये इसको स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर लोगों के मन में एक जो नैरेटिव बनाया गया उसको तोड़ना चाहती है। किसी को कोई संदेह है, विपक्ष के कुछ सवाल हैं तो खुलकर हमारे सामने रख दें। अहित क्या है, हित क्या है, उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो ये भी एक बात हो सकती है जो हम इसको और डिटेल में बात कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों चाहे सहयोगी दल अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो बायकॉट जो मायावती करती थी यूपीए 1-2 में आपने देखा, तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है।
हाँ, यही एक तरीका होगा। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, देखिए पहले तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान की, आपने हाल के दिनों में चिराग पासवान के बयान सुने होंगे। चिराग पासवान के बयानों से ऐसा लगता है ये हैं एनडीए के साथ कि नहीं है, कई जगहों पर ऐसा लगता है। उसकी वजह है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता बड़ा महत्व का है, और मुस्लिम मतदाता जैसे जनता दल यूनाइटेड है, आपको याद होगा एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री और एक समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते, तो नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करने से कतराते थे। आपको याद होगी वो घटना है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मुस्लिम मतदाता जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के लिए महत्व का है। भारतीय जनता, मैंने पूछा भी, मैंने कहा बीजेपी प्रवक्ता से, मैंने कहा कि भाई आपका वोट बैंक नहीं है, जेडीयू का तो वोट बैंक है, जेडीयू इसमें रिस्क नहीं ले सकती है। तो बीजेपी को इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी ऐसा मान के ही चलती है, उनकी रणनीति में होता है कि बहुसंख्यक समाज, उसमें भी खास तौर पर दलित जो सबसे बड़ा समुदाय है, वो हिंदुत्व के हिसाब से सोचे बजाय जातिगत भेदभाव के हिसाब से सोचने के। और कांग्रेस का इसीलिए ये प्रयास रहता है कि जाति जनगणना, जाति की राजनीति की, जो हिंदू मतदाता या बहुसंख्यक समाज पोलराइज हो जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की हाल की 2014 से बाद से लेकर आज तक की जो स्थिति है, आपने देखा संविधान वाला जो मुद्दा उठाया गया उसका इम्पैक्ट पड़ा। और इसको बीजेपी खुद मानती है कि इस झूठ की वजह से हमको झटका लगा। बीजेपी भी स्वीकार करती है इस बात को। तो इससे ये तो बात बहुत साफ है कि जातीय रूप से अगर मतदाता टूटता है तो इसका नुकसान बीजेपी को होता है। बीजेपी ये नहीं चाहती है। तो हिंदुत्व वाला कार्ड जो है वो बिहार में जमकर चलेगा। ये जितना वक्फ को लेकर हो रहा हो या मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई भी खबरें आप आज हाल के दिनों में देखते हैं जिस पे बहस डिस्कशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान का केस अलग है। उनके लिए मुस्लिम मतदाता महत्व का है क्योंकि उनका वोटर रहा है, तो वो इसीलिए संभल कर इस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर नीतीश कुमार कभी एक साइड बैठते हैं कभी दूसरी साइड बैठते हैं, में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर इस बार महाराष्ट्र जैसा कुछ करना चाहती है। वो इतनी ताकत में रहना चाहती है कि उनके साथ के जो सहयोगी दल हैं उनको अगर मौका देना भी हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े थे, चलो इनकी कम सीटें आई फिर भी इनको, लेकिन उसके बावजूद ताकत जो है वो बीजेपी के हाथ में रहे। और ताकत संख्या बल से होती है। संख्या बल को, जो आपका प्रश्न था, वो यहाँ पर जो वॉकआउट वाली बात आपने कही, वो यहाँ पर दिखाने का जब बीजेपी प्रयास करेगी तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वॉकआउट किया जाए, कम वोट पड़ा है। सिर्फ बीजेपी के सांसद जिनको व्हिप जारी किया गया है, उनको भी व्हिप इसलिए जारी किया गया है कि भैया बीजेपी के लोगों को तो कम से कम मतदान करना ही करना है, कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या पर, अपनी एक इज्जत होती है ना, इतने समय से हैं और एक छत्र चल रहा है मामला, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उसका प्रयास बीजेपी का रहेगा। वॉकआउट एक ऑप्शन है। मैंने पहले ही कहा है कि जो चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मजबूरियाँ, उससे बचने के लिए वो ये कर सकते हैं कि वो ना पक्ष में जाए ना विपक्ष में जाए, ना तो बीजेपी को नुकसान पहुँचाए और ना ही ये बताएं जो विरोध कर रहे हैं वक्त संशोधन बिल का कि देखो हम आपके साथ भी खड़े हैं, हमने इनका समर्थन नहीं किया। लोकसभा में भले ही ये तरीका चल जाए या वो समर्थन कर दें, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल का मामला बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राज्यसभा में भी अब बीजेपी की स्थिति मजबूत है, हाँ, पहले से बेहतर है। और दूसरा, लड़ाई जो होती है वो अलग अलग स्तरों पर होती है। तो पहला एक स्तर तो निकले, आपको याद होगा 370 के समय पर भी तो यही बात होती थी ना। उस समय तो राज्यसभा में और स्थिति जो है उसको मजबूत करना था भारतीय जनता पार्टी को, करा उन्होंने, धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करा। तो जब वो उतनी बड़ी लड़ाई को जीत के आगे निकल गए हैं, तो वक्फ संशोधन बिल जो है, मुझे लगता है कि वो नैरेटिव के लिहाज से बड़ी लड़ाई ज़रूर है, सड़क की बयानबाजी के लिहाज, क्योंकि यहाँ पर सरकार को मैं गलत नहीं मानता। सरकार बाद में नुकसान पहुंचाएगी, सरकार बाद में ज़मीनों को अधिग्रहित कर लेगी, सरकार इनका अहित कर देगी, सरकार कुछ कब्जा लेगी, दखल देगी, ये सब बाद की बातें कही जा रही है। अभी वर्तमान में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा ना। वक्फ संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस आप अगर पूछ लें किसी से भी, मैंने पूछा, खूब सवाल पूछे, मुझे कहीं जवाब, और आप देख लीजिए, मैं तो दर्शकों को भी कहूँगा कि उठा के किसी भी विपक्षी नेता की बाइट सुन लीजिए, अहित क्या होगा इस चीज़ को बताएं, तो आपको बताएंगे वो ज़मीनें कब्जा लेंगे और वो ये ले लेंगे, सरकार का दखल हो जाएगा। अहित क्या है? बीजेपी ये कह रही है किसके पास है ज़मीन? कुछ एक लोगों के पास जो इसके देखरेख करने वाले हैं, इसके संरक्षक बने हुए हैं। ये मुस्लिम समुदाय के पास तो नहीं है जो काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं। उनको क्या मिल रहा है इससे? उनको कुछ नहीं मिल रहा है। उनको ये यहाँ से विपक्ष की तरफ से ये दिमाग में बैठाया जा रहा है, देखो मुसलमानों के खिलाफ है।
इधर से ये बैठाया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया ये तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हित में है, क्योंकि इससे अगर कोई पैसा आएगा, अगर मान लो कभी कोई ज़मीन ऐसी है जो गलत तरीके से कब्जाई गई है, उसको अधिग्रहित किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल भी मुस्लिम समाज के वंचित लोगों के लिए किया जाएगा। ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो लड़ाई सड़क पर नैरेटिव के स्तर पर है। जहाँ तक सदनों का सवाल है तो वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की बहसबाजी, हंगामा, उसका सदन का स्थगित होना या चर्चा का चलना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, वॉकआउट भी आप देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर संख्या बल जो है वो महत्व का होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि वो अपनी ताकत को लोकसभा में दिखाए, राज्यसभा में भी वो अपनी ताकत को दिखाने के पूरे, लेकिन पहली सीढ़ी तो पार करें। और जैसा मैंने बताया कि 370 तो जब वो लड़ाई जीत चुके हैं तो ये वाली लड़ाई मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल उनके लिए होगी। चलते चलते एक बड़ा मार्मिक सवाल है कि पटना में एक फैमिली है जो 10 पीढ़ी निकल गई और 11वीं पीढ़ी से सवाल ये होता है कि ये जो आपकी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की है, तो 10 पीढ़ी निकल जाने का मतलब है 500-600 साल निकल गया, उस फैमिली को अब पता चल रहा है तो और कागजात जो हैं अभी भी उसी फैमिली के पास है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हाँ, यही तो है ना, यही तो वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया कि इस पे मतलब आप ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा संस्थान, इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। आज इतनी बात हो रही है तो लोगों को पता लगा है। लोगों को यही नहीं पता है कि सेना के बाद, रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा वक्फ के पास ज़मीनें हैं पूरे देश भर में। बहुत बड़ा जो है इनके पास लैंड बैंक है और इस ज़मीन के पूरे उसको देखा जाता है, जब खंगाला जाता है तो जैसे मान लीजिए कोई छोटी जगह ली गई है, उसको थोड़ा बढ़ा के इतनी जगह मिली थी और उसको जगह को कब्जा के और बड़ा कर लिया गया। अब क्योंकि आप इसके कागज़ नहीं मांग सकते तो आप उसके भी कागज़ नहीं मांग सकते हैं, वो आपके दायरे में। ये तो वक्फ का मसला है, आप कैसे इस पर सवाल उठा रहे हैं? इसी तरह जो आपने बात कही, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कई किलों में जो पुराने समय के किले थे उनमें कुछ जगहों पर मंदिर भी थे, उन किलों पर जो ऐसा संरक्षित इमारतें हैं उन पर दावा ठोक दिया गया वक्फ की तरफ से कि ये जो है ये तो वक्फ की ज़मीन होनी चाहिए, ये तो वक्फ के दायरे में आती है। जैसे कब्रिस्तान की जितनी ज़मीनें होती हैं और भी जो दान दी जाती हैं ज़मीनें और भी कई, तो ये आप जो बता रहे हैं ऐसे कई केसेस है। और इसीलिए ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने अच्छा एग्जाम्पल इसलिए रखा कि ऐसा नहीं है कि पूरा मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में दिखाई दे रहा है। कई लोग हैं जो जानते हैं कि वक्फ के वजह से कई लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन विपक्ष के पास एक नैरेटिव रखने का मौका है। क्योंकि आप 50% तो मान के चलिए कि एक मुसलमान सोच ही रहा है कि नहीं बीजेपी हमारे खिलाफ है। आम तौर पर ये एक सोच है, मुझे लगता है पत्रकार होने के नाते आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। हिंदुत्व की राजनीति से बीजेपी को कोई परहेज़ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर इस पर बयान देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री हैं तो वो कुछ कभी कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, फिर उसके मायने आप निकालते रहो कि इसके मायने क्या हैं। ये बातें कहने के बाद में, महाराष्ट्र में इसका परिणाम देखने के बाद में तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करेगी, कर ही रही है। उनको इसमें स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। मंदिरों की, चाहे सनातन परंपरा से जुड़े हुए तीज त्योहारों की बात हो, आप देखिए उस पर बहुत जमकर काम होता है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाएगा और ये नैरेटिव इसलिए ज़्यादा तेज़ी से बनाया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसका इम्पैक्ट होता है। आपको याद होगा कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा उठा वो भी इससे पहले गरमाया हुआ था। उसका मकसद ये था कि कांग्रेस उसमें एक लीड लेना चाहती थी। अब समाजवादी पार्टी भी यही प्रयास कर रही है, लेकिन बिहार में मुझे लगता है कि कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, ये तीन बड़े फैक्टर हैं जिनके, और आरजेडी को भी आप लीजिए, ये बड़े फैक्टर हैं जिनके बीच में इस वोट बैंक को लेकर रस्साकशी होगी और इसीलिए मुद्दा इतना गरमाया हुआ है इस वक्त। ये नैरेटिव ठीक उसी तरीके का नहीं है जैसे किसान आंदोलन को लेकर के था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपने देखा, आपने तो बहुत ज़्यादा कवरेज भी किया, आप बहुत जगह गए भी, तो वहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा था कि ये आएंगे, अगर 400 प्लस आ गया, इनका 400 पार हो गया तो ये संविधान बदल देंगे। ठीक वैसा जी देखिए, संविधान बदलने का क्या मतलब। अब जैसे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की बात कही गई कि मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया जाएगा, ये कोई एक बदलाव किया गया, ये पहले व्यवस्था नहीं है। अब आप जैसे ही कोई नई व्यवस्था को डालते हैं तो आपने क्या किया, आपने संविधान को बदला। तो ये संशोधन जो होते हैं, संशोधन को बदलाव कहना, और ऐसे बदलाव कोई आज थोड़े ही हो रहे हैं। क्या कांग्रेस ने नहीं किए हैं क्या? वक्फ में ही नहीं किए हैं क्या? वक्फ को पहले अधिकार दिए गए, उसको भी आप बताइएगा दर्शकों को, उसकी डिटेलिंग पढ़नी चाहिए कि ऐसा नहीं है जब सकारात्मक रूप से कुछ चीज़ें मिली। सकारात्मक का मेरा कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब ये वक्फ बोर्ड के दृष्टिकोण से कुछ सकारात्मक होता है, हमें कुछ मिल रहा है, हमारी ताकत बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है संशोधन में। लेकिन हमारी ताकत जा रही है, हमारे काम में हस्तक्षेप होगा, किसी की निगरानी होगी, तो इससे हमको दिक्कत है।
तो संशोधन तो हो रहे हैं, लेकिन संशोधन अगर हमारे हक में नहीं है तो बुरे हो रहे हैं। तो ये इसको फिर उससे जोड़ देना कि ये तो पूरा संविधान बदल रहे हैं और ये बदल रहे हैं, ये उनका नैरेटिव है। चला भी है लोकसभा चुनाव में, इसमें कोई दो, मैंने पहले ही कहा बीजेपी खुद मानती है कि चला है। अब चला है तो इसको तो हमेशा आगे बढ़ाते रहे। महाराष्ट्र में नहीं चल पाया, उसके बाद थोड़ा ठंडा हुआ था, दिल्ली में नहीं चल पाया, हरियाणा में नहीं चल पाया, और बाद के विधानसभा चुनाव में कहीं नहीं चल पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी ताकत रही, इसी तरह जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी ताकत रही है, जिसकी वजह से वो सत्ता में आए। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए मतदाता की सोच के लिहाज से, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर ये जितना भी कुछ चल रहा है वो उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है। बिहार का चुनाव जो है वो अलग समीकरणों पर होता है, नहीं तो बीजेपी जैसी पार्टी जो धीरे धीरे पूरे देश में, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों, केंद्र की सरकार हो, इतनी ताकत बढ़ा चुकी है। बिहार में आज भी सहयोगियों को बड़ा साध कर रखती है, जैसा महाराष्ट्र में साध रखा था। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में आज क्या ताकत हो गई बीजेपी की, अपने दम पर है, बहुत बिल्कुल नज़दीकी है पूर्ण बहुमत के। इसी तरह से उनका प्रयास है कि वो जहाँ जहाँ पर भी चुनाव लड़ें। एक तो सीटें कितनी मिलती हैं बंटवारे के दौरान, जब आपसी सहयोगियों का बंटवारा होता है, उसमें भी वो अपनी सीटों पर कितना अच्छा परफॉर्म करके पूर्ण बहुमत के कितना नज़दीक आते हैं। फिर उनके सहयोगियों की क्या हालत रहती है, जैसे बहुत सारे फैक्टर रहेंगे जो बिहार के इलेक्शन में बड़ा काम करेंगे। और ये जितना चल रहा है मुस्लिम मतदाताओं के को, एक तो ये पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी से ज़्यादा नुकसान इसमें जेडीयू और चिराग पासवान का हो सकता है, ऐसा विपक्षी पार्टियों को लगता है। लिहाजा उनके नामों का बार बार जिक्र किया जा रहा है और लिहाजा वो इससे थोड़ा सा बच कर चलना चाह रहे हैं। जी प्रवीण जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। वक्फ बिल पर हम आपको भी आगे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।